सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर हमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम री इशू प्राइस निकालना है जो कि एक कंपनी ने अलाउ किया है री इशू के टाइम पर फॉरफिटेड शेयर्स को। राइट, फर्स्ट केस में कहा गया है कि 10 रुपये का शेयर इशू किया गया था जिसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई थी। राइट, और बाकी का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, दैट इज़ वाई शेयर इज़ टू बी फॉरफिटेड। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 10 रुपये का शेयर था, प्रीमियम भी है इसमें 10 + 1 11 रुपीज़ का, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी टोटल मिला के 5 रुपीज़ है जो कंपनी को रिसीव हो गए थे, बट इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, सो 4 + 1 कहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रीमियम को री इशू के टाइम पे कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। राइट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। 10 रुपये का शेयर है, प्रीमियम है 1 रुपये का, टोटल हो गया 11 रुपीज़, फेस वैल्यू हो गई शेयर की, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़ का रिसीव हो गया था कंपनी को, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। राइट, तो ये 5 रुपीज़ फॉरफिटेड अमाउंट है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। So let's start the question number 44. First of all we have to calculate, first is maximum permissible discount and second is minimum reissue price. अब ये चीज़ें होती क्या है, राइट, नाम थोड़ा अजीब सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस देखते हैं, उसके बाद हम इनको भी समझेंगे। फर्स्ट केस में कहा है कि एक शेयर है 10 रुपीज़ का, राइट, और उसको इशू किया था एट पार, शेयर होल्डर से 5 रुपीज़ रिसीव कर लिए गए हैं एंड 5 रुपीज़ इज़ नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब यही है कि अगर 5 रुपये रिसीव हो गए हैं दैट मीन्स कि 5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए हैं। तो जब भी हम फॉरफिटेड अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड, अब फॉरफिटेड का मतलब तो आप सभी को पता होगा, हिंदी में जब्त कर लेना, फॉरफिट कर लेना। शेयर होल्डर्स को जब कंपनी वापस ले लेती है, राइट, उसे कहा जाता है फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। कोई अगर फॉरफिट का मतलब यही है ना कि अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता टाइम पर तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। सो इस केस में कहा गया है कि 5 रुपीज़ शेयर होल्डर ने दे दिए थे, सो 5 रुपीज़ ही फॉरफिट किए होंगे। तो अगर मैं अमाउंट फॉरफिटेड की बात करूं तो इस फर्स्ट केस में 10 रुपीज़ में से दिस वन 5 रुपीज़ इज़ फॉरफिटेड अमाउंट। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। सो इसका मतलब ये होता है कि जब शेयर्स को इशू किया जाता है, अब इस पे आते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन दी गई हो डिस्काउंट की। तो जब शेयर्स को फॉरफिट के बाद नया क्या होता है जो कंपनी कर सकती है, दैट इज़ री इशू। राइट, जो कंपनी शेयर होल्डर से वापस ले लेती है उनको मार्केट में फिर से री इशू करती है, ये तो पता है हमें। राइट, तो जब री इशू के टाइम पर कंपनी कितने से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकती है शेयर होल्डर को, तो इस 10 रुपये पर कंपनी 5 रुपये ऑलरेडी कमा चुकी है। राइट, दैट मीन्स कि वो इतने रुपए का डिस्काउंट दे सकती है न्यू शेयर होल्डर्स को। दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। राइट, ऐसे ही सेकेंड केस में 10 रुपीज़ + 1 प्रीमियम। राइट, सो यहाँ पर हो जाएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 4 + 1 रिसीव हो गए। किसको रिसीव? सो 10 रुपीज़ में से 4 + 1 क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने रिसीव कर लिए थे। राइट, और बाकी का जो जितना भी अमाउंट था वो रिसीव नहीं किया। तो 4 + 1 5, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, दैट मीन्स 6 रुपीज़ इज़ नॉट रिसीव्ड। राइट, 6 रुपये नहीं रिसीव किए जिसकी वजह से शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो यहाँ पर कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, 5 रुपीज़। राइट, बट ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 + 1 क्योंकि 1 रुपये तो प्रीमियम का फॉरफिट हुआ होगा। राइट, यहाँ अलॉटमेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हम यही मानेंगे कि 4 + 1 5 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव किए थे जिसको फॉरफिट कर लिया है शेयर होल्डर से। अब प्रीमियम को हम नेक्स्ट री इशू के टाइम पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। राइट, तो यहाँ पर जब हम अमाउंट फॉरफिटेड में दिखाएंगे तो फॉरफिट तो किए हैं 5 रुपये, लेकिन कंपनी अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कितना दे सकती है जब कंपनी उस शेयर को दोबारा री इशू करेगी, तो सिर्फ हम इसका अमाउंट लिखेंगे, दैट इज़ 4 रुपीज़, ये वाला अमाउंट। राइट, दिस इज़ द सेकेंड केस। आई होप आप लोग को समझ आया हो। थर्ड केस में आते हैं, बहुत ही सिंपल है तीनों। 10 + 1, इसमें भी प्रीमियम है, बट यहाँ लिखा है कि 5 रुपीज़ इज़ टू बी रिसीव्ड और 6 रुपीज़ इज़ नॉट रिसीव्ड। अगर 5 रुपये रिसीव हैं तो इसका मतलब यही है कि 6 रुपये रिसीव नहीं हुए, और क्वेश्चन में हमें 5 रुपीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो 6 हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। राइट, तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस रिसीव के अमाउंट में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। राइट, दैट मीन्स कि कंपनी ने शेयर होल्डर से इस केस में पूरे 5 रुपीज़ फॉरफिट किए हैं। क्लियर है?
तो जितना अमाउंट फॉरफिट किया है, अब अगर उसी शेयर को दोबारा री इशू करेंगे तो इतने का डिस्काउंट दे सकते हैं ना। सो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इसको हम एक एग्जांपल से और डिटेल में समझेंगे आफ्टर दिस क्वेश्चन। सो अब आते हैं मैक्सिमम री इशू प्राइस पर। सो नेक्स्ट इज मिनिमम री इशू प्राइस। अब कम से कम कंपनी इन्हीं शेयर्स को दोबारा कितने प्राइस पर री इशू कर सकती है। मिनिमम री इशू प्राइस, कम से कम कितने प्राइस पर शेयर्स को दोबारा इशू किया जा सकता है। तो इस 10 रुपये के शेयर में से कंपनी 5 रुपये ऑलरेडी कमा चुकी है, राइट। तो अब उसे सिर्फ 5 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे कहेंगे कि 10 में से वो 5 ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। सो मिनिमम प्राइस कम से कम जब न्यू री इशू किया जाएगा तो 5 रुपीज़ होना चाहिए। क्लियर है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 4 रुपीज़, प्रीमियम नहीं लेंगे हम, प्रीमियम इज नॉट फॉरवर्ड इन एट द टाइम ऑफ री इशू। सो प्रीमियम को हम लीव कर देंगे एंड देन 4 रुपीज़ यहाँ पर 10 रुपये, देखिए 10 रुपये के शेयर में से कंपनी 4 रुपये ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। फॉरफिट किया मतलब कंपनी ने ये पैसे फॉरफिट कर लिए हैं, तो उसके पास आ गए हैं कंपनी के पास पैसे। सो दिस विल नॉट कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब 10 में से 4 गए 6। कम से कम कंपनी को नेक्स्ट टाइम जब वो री इशू करेगी इस शेयर को तो 6 रुपीज़ का री इशू करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर है 10 रुपीज़ का शेयर जिसमें से कंपनी ने 5 रुपये रिसीव किए हैं। 5 रुपीज़ रिसीव कर चुकी है, दैट मीन्स कि कम से कम उसे 5 रुपीज़ अभी न्यू शेयर होल्डर से लेने हैं, दैट इज़ 5 रुपीज़। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार, उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी, एग्जाम्पल है जिसमें मान लीजिए एक ABC लिमिटेड कंपनी है, राइट। अब इसने एक शेयर होल्डर है राम, जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किए, राइट। और एक शेयर की कॉस्ट दी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। इसका मतलब अगर कंपनी ने 1000 शेयर राम को अलॉट किए हैं तो कंपनी को टोटल अमाउंट राम से कितना चाहिए है, 10,000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 शेयर्स पर 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये कंपनी को चाहिए। बट राम ने जो पेमेंट की, अलॉटमेंट यहाँ 2 रुपीज़ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एंड यहाँ 2 to 4 और यहाँ 6, राइट। तो मान लीजिए राम ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और लास्ट कॉल वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। तो अब उसने अमाउंट दिया कितना है, 2 + 2 4। 1000 शेयर पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपये राम दे चुका है, राइट। और 1000 शेयर पर 6 रुपये के हिसाब से उसने 6000 रुपये अभी कंपनी को नहीं दिए, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ा, राइट। मतलब कंपनी ने 4000 रुपये, इस 10,000 में से 4000 उसने रिकवर कर लिए थे, लेकिन 6000 नहीं दिए राम ने, तो फॉरफिट हो गया। अब कंपनी ने जब फॉरफिट किया तो ये जो शेयर है, ये शेयर वापस कहाँ गया, कंपनी के पास, राइट। फॉरफिट करने के बाद यहाँ से शेयर जो है, ये 1000 शेयर पूरा फॉरफिट किया तो 1000 शेयर फिर से कंपनी के पास यहाँ आ गए। क्लियर है। अब इसको दोबारा से कंपनी क्या करेगी, री इशू करेगी मार्केट में। री इशू क्यों करेगी, क्योंकि उसे अपने पूरा जितना अमाउंट उसे चाहिए वो तो लॉस में हो जाएगी अगर कंपनी, क्योंकि यहाँ से अभी उसे 6000 का लॉस हो रहा है क्योंकि उसने इतने रिकवर नहीं किया शेयर होल्डर से। तो दोबारा जब उसने री इशू किया तो अब वो 1000 शेयर को कितने प्राइस पर, एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितने प्राइस पर, जैसे यहाँ 10 रुपये का इशू किया था तो वो कितने प्राइस पर इशू करे कम से कम कि उसे ये 6000 रुपये अर्न हो जाए, राइट। दैट इज मिनिमम री इशू प्राइस। क्लियर है। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मतलब कि 4000 रुपये वो कमा चुकी है, इसका मतलब वो कंपनी 4 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकती है। दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। क्लियर है। अब हमने दोनों टर्म्स यहाँ से क्लियर कर दी, राइट। अब थोड़ा और देखते हैं। सो कंपनी अब इस 1000 शेयर को एट द रेट ऑफ ₹6 इशू करेगी, 6 रुपीज़ ईच। अगर वो 6 रुपीज़ तक अर्न इशू करती है तब जाके वो कंपनी दूसरे शेयर होल्डर से 6000 अर्न करेगी, जहाँ पर उसका टोटल अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा 10,000 का। 4000 इससे शेयर होल्डर से ले लिया और 6000 पर दोबारा री इशू किया तो यहाँ से आ गए। सो टोटल 10,000 चाहिए थे ना उसे स्टार्टिंग में, तो हो गया। अब अगर इस शेयर को 1000 शेयर को वही अगर 7 रुपये पर इशू करती है, मैक्सिमम तो कर सकती है ना, लेकिन 6 रुपये से कम। अगर वो 5 रुपये पे करती तो सिर्फ 5000 रुपये आते, तो 5000 यहाँ से मिलते और 4000 पहले मिल चुके हैं। दैट मीन्स कि उसे सिर्फ 9000 मिले, तो 5 तो कर ही नहीं सकती, दैट मीन्स 6। अगर उसने 7 रुपये पे इशू किया तो 7000 रुपीज़ कंपनी के पास आएंगे, राइट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 4000 पहले कमाए थे और अब उसने 7000 कमा लिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 और 4
11,000। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी को क्या हो गया, 1,000 का प्रॉफिट, है ना। 10,000 रुपये तक कमाने थे, बट उसने दोबारा रीइशू करके 11,000 कमा लिया टोटल, तो यहाँ पर 1,000 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। और इसी प्रॉफिट को हम फॉर फ्यूचर के केस में जो कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं ना, वो यही कैपिटल रिजर्व है, ये 1,000, राइट। तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम री इशू प्राइस, और लास्ट इज कैपिटल रिजर्व। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आप लोग को हेल्पफुल हो। थैंक यू। So let's start the question number 45. What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve? राइट, अब कैपिटल रिजर्व सबसे पहले होता क्या है, और री इशू ये नया टॉपिक है जो फॉरफीचर के बाद जब कंपनी दोबारा से अपने शेयर्स को इशू करती है, राइट। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट पार्ट। 3,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, इशू नहीं किए गए। सो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 3,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक शेयर राकेश का फॉरफिट कर लिया गया, राइट, बाय क्रेडिटिंग 5,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। दैट मीन्स कि 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000 रुपीज़ कंपनी ने ओवरऑल राकेश को कंपनी को देने थे, लेकिन राकेश के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, जबकि राकेश ने सिर्फ 5,000 रुपीज़ पेमेंट की हुई थी तब, राइट। यहाँ तक तो फॉरफीचर है। अब उसके बाद नया चीज़ है, दैट इज़ री इशू, कि आउट ऑफ दिस, मतलब कि 3,000 शेयर में से 1,800 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा से इशू किया मोहन को 9 रुपये शेयर पर शेयर एज फुली पेड अप, राइट। तो थोड़ा री इशू के टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, देन स्टार्ट द सेकंड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहा है कि राकेश एक शेयर होल्डर है जिसको 3,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे एंड 1 शेयर कॉस्ट इज 10 रुपीज़ ईच, राइट। दैट मीन्स कि टोटल कंपनी को राकेश से 30,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ तक बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राकेश हैज़ ओनली गिवन 5,000 रुपीज़, बिकॉज यहाँ पर वर्ड जो लिखा है ना, क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड अकाउंट। सो फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। और जब्त क्या किया गया होगा, जो राकेश ने दिया है 5,000 वही तो जब्त किया है ना। इसका मतलब 5,000 रुपये राकेश दे चुका था, जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, राइट। यहाँ तक फॉरफीचर की बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर। एंट्री होती है हमारी, वो फॉर्मा बना लेते हैं। सो एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आई होप आप लोग को फॉरफीचर की एंट्री याद हो। 2 शेयर फॉरफिटेड एंड 2 अनपेड कॉल्स, फॉरफिटेड अकाउंट एंड 2 अनपेड कॉल्स, जिनकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट जितना कंपनी ने डिमांड किया है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि टोटल 10 रुपीज़ की कंपनी ने डिमांड की है। यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं। सो 3,000 शेयर पर 10 रुपये कंपनी ने मांगे थे, दैट मीन्स कि 30,000 रुपीज़, जिसमें से शेयर होल्डर ने 5,000 रुपये दिए और 25,000 रुपये नहीं दिए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स को, उसके 5,000 रुपये को भी फॉरफिट कर लिया गया। दिस इज़ द एंट्री। नेक्स्ट नरेशन लिख देते हैं कि 3,000 शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 25,000, राइट। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 25,000 ना देने की वजह से उसके 5,000 को भी फॉरफिट कर लिया गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं री इशू की एंट्री पे। री इशू की एंट्री में क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने सिर्फ 1,800 शेयर्स को री इशू किया है। री इशू, देखिए कंपनी ने फॉरफिट तो सारे शेयर्स किए होंगे 3,000, लेकिन जब दोबारा कंपनी ने री इशू किया, दोबारा इशू किया, तो सिर्फ 1,800 शेयर्स को री इशू किया, राइट। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है। नेक्स्ट पहले एंट्री कर लेते हैं। री इशू की एंट्री क्या होती है, देखिए जैसे ही कंपनी इशू करती है दोबारा से, तो पैसा आता है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया है या फिर प्रीमियम का केस है। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो बैंक में पैसा आया कितना है, 1,800 रुपये के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है री इशू टू मोहन, दैट मीन्स कि री इशू जब किया तो न्यू शेयर होल्डर यहाँ पर बना मोहन। तो मोहन से कितने रुपीज़ लिए हैं कंपनी ने, 9 रुपीज़ पर शेयर। दैट मीन्स 1,800 शेयर्स पर 9 रुपये के हिसाब से पैसा कंपनी के पास आया है। एंड
फुल्ली पेड अप मतलब जितना स्टार्टिंग में एक शेयर की कॉस्ट थी वही फेस वैल्यू री इशू के टाइम पर भी है। सो 1800 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जब दोबारा कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया तो शेयर की फेस वैल्यू सेम यही थी एज फुल्ली पेड अप 10 रुपये, राइट। सो अमाउंट कितना आया है यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई बाय 9, 16,200, राइट। और यहाँ आ जाएगा आपका 18,000। दैट मीन्स कि कंपनी ने यहाँ पर, अब देखिए बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ आती है उसको कहा जाता है शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का दूसरा नाम होता है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है, दैट मीन्स कि री इशू एट डिस्काउंट। मतलब कि कंपनी ने जब दोबारा से शेयर को री इशू किया तो उसने कितने का डिस्काउंट दिया। देखिए यहाँ 9 रुपीज़ है, यहाँ 10 रुपीज़ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई बाय 1, 1800 रुपये। और ये 1800 का मतलब है री इशू एट डिस्काउंट, कि कंपनी ने जब दोबारा शेयर को री इशू किया तो उसने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया न्यू शेयर होल्डर को, राइट। अब हमें निकालना है कि इस 3000 शेयर और इस री इशू के दोबारा इसमें से 1800 री इशू करने पर कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट। तो प्रॉफिट निकाल, देखिए अगर नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट होते हैं तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए, दैट मीन्स कि कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, राइट। अगर यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स सेम होती है, री इशू भी 3000 शेयर कर दिए होते तो सीधा हम इस फॉरफिटेड में से इस डिस्काउंट को माइनस कर देते, राइट। बट अब हमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पहले एंट्री पास कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री, दिस इज सेकंड एंड द लास्ट वन इज थर्ड, जहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व दिखाना है। सो यहाँ हम लिखेंगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व निकालते कैसे हैं, जब नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट होते हैं तब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स फॉरफिट में स्टार्टिंग में कंपनी के पास कितना पैसा आया था 5000 रुपये, और उस टाइम कंपनी ने शेयर होल्डर को 3000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे, मल्टीप्लाई बाय अब उसने कितने री इशू किए हैं 1800, माइनस ये री इशू एट डिस्काउंट की, री इशू के बाद में कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया न्यू शेयर होल्डर को, सो दैट इज़ 1800। इसका फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, बट समझने के लिए आपको ऐसे ही समझना है, लर्न कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला सब याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में रटने पर भूल जाते हैं हम, राइट। सो अमाउंट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू माइनस री इशू एट डिस्काउंट, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 18, 3000 माइनस 1800, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1200, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व इज 1200, राइट। सो आई होप आप लोग के क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। सेकेंड पार्ट में जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर है जिसमें से 60 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, राइट। इसका मतलब है कॉल्ड अप का मतलब कि कंपनी ने सिर्फ 100 रुपीज़ में से 60 रुपीज़ शेयर होल्डर से मांगे थे, राइट। इशूड एट पार शिव को विच ही पेड 20 पर शेयर, जिसमें से शिव ने सिर्फ 20 रुपये पर शेयर पे किए थे। दैट मीन्स कि फॉरफिट जो किया है कंपनी ने वो 20 रुपये पर शेयर का अमाउंट शिव का फॉरफिट किया है, राइट। और इसमें से आउट ऑफ दिस मतलब कि 20 शेयर जो थे उसमें से 15 शेयर कंपनी ने दोबारा से री इशू किए हैं राजेश को, राइट, एज 60 पेड अप फॉर 45 रुपीज़ पर शेयर। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 45 का सेकेंड पार्ट, राइट। जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए, अब जेड लिमिटेड कंपनी ने कितने फॉरफिट किए हैं शेयर्स, 20 शेयर फॉरफिट किए हैं शिव से। शिव एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 20 शेयर अलॉट किए थे, 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर था 100 रुपीज़ का, दैट मीन्स कि, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 60 रुपीज़ कॉल्ड अप। इसका मतलब कि 100 रुपये में से अभी कंपनी ने सिर्फ 60 रुपये ही शेयर होल्डर से मांगे थे और शेयर फॉरफिट भी हो गया, शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट नहीं दिया, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शिव ने जो अमाउंट दिया है कि शिव हैड पेड ₹20 पर शेयर, एक शेयर पर उसने 20 रुपये के हिसाब से पैसे दिए हैं जिसको फॉरफिट कर लिया गया है। दैट मीन्स कि इस 100 रुपीज़ में से 20 उसने दिए हैं, लेकिन मांगे थे सिर्फ 60 ना, तो 100 नहीं कहेंगे हम, इस 60 में से उसने 20 दिए हैं और 40 रुपीज़ नहीं दिए,
राइट। ये अभी 100 नहीं देखेंगे हम, बिकॉज यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट लिखा है जितना डिमांड किया है। अब एंट्रीज पर आ जाते हैं, पहले परफॉर्मा बना देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फ्यूचर की एंट्री हम करेंगे। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राइट। और यहाँ पर शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कि कितना कंपनी ने फॉरफिट किया है शेयर होल्डर से और क्यों फॉरफिट किया है। सो अनपेड कॉल्स, जिसकी वजह से जो कॉल्स उसने नहीं दी इसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 20 मल्टीप्लाई बाय कंपनी ने सिर्फ 60 रुपये मांगे थे, सो 60, 26 1200, राइट। अब फॉरफिट उसने दिए कितने हैं, एक शेयर पर वो 20 रुपये दे चुका है। दैट मीन्स कि वो 20 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से 400 रुपये दिए थे शेयर होल्डर ने, जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। और उसने दिया कितना अमाउंट नहीं है, सो 20 शेयर पर उसने अगर 20 दिया है तो 40 नहीं दिया। दैट मीन्स कि 800 रुपीज़ उसने नहीं दिए, जिसकी वजह से उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। नरेशन आप यहाँ लिख लेंगे सेकेंड हैंड। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है री इशू के बारे में। री इशू, कंपनी ने री इशू कितने किए हैं, सिर्फ 15 शेयर्स। फॉरफिट किए 20 शेयर्स, लेकिन री इशू किए सिर्फ 15 शेयर्स। कोई इशू नहीं है, जब हम री इशू की एंट्री करेंगे तो वहाँ 15 शेयर्स के करेंगे। तो पहले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखते हैं कि उसने डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया, राइट। पहले हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है न्यू शेयर होल्डर, न्यू शेयर होल्डर नहीं दिए होंगे ना पैसे, राजेश, राजेश है ना। सो न्यू शेयर होल्डर जिसको री इशू किया है उसका नाम है राजेश, और उसने दिए कितने हैं, 45 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर पर उसने 45 रुपये दिए हैं। तो अगर 15 शेयर हैं और एक शेयर पर 45, तो कितना अमाउंट दिया होगा उसने, 675, राइट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 60 रुपीज़ पेड अप, 60 रुपीज़ पेड अप। सो पेड अप मतलब उसको देने, कंपनी ने फेस वैल्यू क्या रखी है 15 शेयर्स की, जब उसने री इशू किया तो 60 रुपये, तो इस हिसाब से यहाँ पर 900 रुपये आने चाहिए थे, राइट। दैट मीन्स कि कंपनी ने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है शेयर होल्डर को, शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, दैट मीन्स कि 15, 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 रुपये का डिस्काउंट है। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 225। आप ऐसे भी माइनस करके लिख सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फिर से डिफरेंट है। फॉरफिट किए थे 20 शेयर, री इशू किए हैं 15 शेयर। नंबर ऑफ शेयर जब डिफरेंट होते हैं तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल रिजर्व, राइट। पहले एंट्री कर लेते हैं, देन वी विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। सो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जितना शेयर होल्डर से अमाउंट लिया 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जब लिया था तब शेयर्स कितने इशू किए थे 20, मल्टीप्लाई बाय इशू एट द टाइम ऑफ री इशू नंबर ऑफ शेयर्स आर 15 माइनस री इशू एट डिस्काउंट 225, 225 रुपये का डिस्काउंट दिया न्यू शेयर होल्डर को। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20, 15 टू ज़ा 30, 300 माइनस 225, सो इसको माइनस करेंगे, 75 रुपीज़ इज द प्रॉफिट, राइट, एंड वी आर राइटिंग इट ओवर हेयर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।